नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 46 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, तो आप जिस भी माध्यम से हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्लास यहाँ पर देखिए, कथन और कारण पे बेस्ड है। कथन, सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय के लिए सिक्कों का प्रचलन नहीं था। ध्यान दीजिएगा, सिक्कों का प्रचलन नहीं था बोला गया है क्रय विक्रय के लिए सिंधु सभ्यता में, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। कारण देखिए, सिंधु सभ्यता में व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था, यह स्टेटमेंट सही है, लेकिन कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है कारण। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने में बिल्कुल सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। इस वजह से सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास ध्यान दीजिएगा, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉइन नहीं मिले हैं, सील्स मिली है। ठीक है, कुछ ऐसी सील्स हैं जिसमें पशुपति की इमेज है। ठीक है, पशुपति की इमेज वाली सील मिली है, यूनिकॉर्न की इमेज वाली सील मिली है, सील। ठीक है, साथ ही साथ बुफेलो बना हुआ है। अभी मैं पिक्चर में भी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पर देखो, इस सील को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पशुपति बने हुए हैं। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, योगी मुद्रा में इस तरीके से बैठे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर यूनिकॉर्न और इधर देखो तो बुफेलो। तो कुछ इस तरीके के सील्स मिले हैं लेकिन कॉइन के एविडेंसेस सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता में व्यापार किस तरीके से होता था या फिर क्रय विक्रय की जो बाय और सेल वाली जो चीजें होती थी वो किस बेसिस पे होती थी, तो वहां पर वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था थी, मतलब बार्टर सिस्टम था। आप एक सामान के बदले दूसरा सामान खरीद सकते थे। ठीक है, एक सामान आप किसी को दो, वो आपको दूसरा सामान दे देगा। तो वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था थी, बार्टर सिस्टम था, ये याद रखिएगा। ये चीज क्लियर है। कॉइन के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, हाँ सील्स के एविडेंसेस मिले हैं। दूसरी चीज, यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया था उसमें लिखा था कि ट्रेडिंग होती थी, ये बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लापिस लजूली मिला है। ठीक है, जो कि कहां पाया जाता है? लापिस लजूली जो है वो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में मिलता है, लेकिन यहां पर खुदाई में लापिस लजूली मिला है, तो इसका मतलब ट्रेडिंग होती थी अफगानिस्तान वाले एरिया से भी। साथ ही साथ मेसोपोटामिया में जो स्क्रिप्ट्स मिली हैं वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो है मिलुहा। याद रखिएगा, मिलुहा करके संबोधित किया गया है, इसका मतलब ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस सभ्यता में व्यापार और जल थल दोनों मार्गों से ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था, ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान दक्षिणी भारत से व्यापार स्थल मार्ग से होता था, जबकि ईरान फारस की खाड़ी से व्यापार जलीय मार्ग से होता था, ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान दक्षिणी भारत से व्यापार स्थल मार्ग से होता था, जबकि ईरान फारस की खाड़ी से व्यापार जलीय मार्ग से होता था। ये ठीक है, क्लियर हो गया। चलो दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है बताते हुए चलूंगी। अच्छा, एक चीज और, जब हम जलीय मार्गों की बात कर रहे हैं तो गुजरात में डॉकयार्ड मिला है ना, पोर्ट मिला है ना, बताओ, गोदीबाड़ा। तो इसका मतलब पोर्ट है तो मतलब ट्रेडिंग हो रही है, ये भी आप लिख सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। सोचा करो, थोड़ा आप चीजों को पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो चीजें दिमाग में बैठते हुए चलेंगे। दूसरे प्रश्न को देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। चेंदी, मल, कम्बोज, मत्स्य। मैंने आपको बताया है जब भी बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको क्या करो, हटा दो। ठीक है, तो कम बोझ को कम करने के लिए हटाओ चीजों को। तो कम्बोज का कैपिटल क्या है? हाटक है। ठीक है, मत्स्य, मैंने कहा ऐसे इमेजिन करो, जो मछली है वो एक बहुत बड़ी है, मत्स्य मतलब विराट मत्स्य, तो डी का थर्ड हो जाएगा। अब यहां पर ऑप्शन चेक कर लो इन दो से, सी का फोर्थ, ठीक है, डी का थर्ड, यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। चेंदी की बात करेंगे तो सुक्तिमती, और जब हम मल की बात करेंगे तो पावापुरी। ठीक है, कुशीनगर, कुशीनारा बोलते हैं ना, मल, जहां पर गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। अब
अब कुछ चीजों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में, जल्दी जल्दी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक उत्तर भारत की राजनीति के 4 शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे? तो 4 शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे 6वीं शताब्दी में? तो ध्यान देना, 6वीं शताब्दी की बात की गई है, कौशल, वत्स, अवंती, मगध। ठीक है, अब हम कौशल की बात करते हैं। कौशल वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या, फैजाबाद, बहराइच, इधर वाला रीजन हो गया, श्रावस्ती वाला रीजन। ठीक है, मैप में लोकेट कर लोगे ना, अयोध्या, फैजाबाद, ठीक है, और इधर फैजाबाद तो अब आपका अयोध्या ही हो गया सब पूरा रीजन, और अगर श्रावस्ती वाला इधर वाला रीजन तो ये आपका कौशल वाला रीजन हो गया। तो कौशल राज का भौगोलिक विस्तार कहां तक था? अवध क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, अवध क्षेत्र में। कौशल राज की राजधानी क्या थी? तो जब हम उत्तरी भाग की बात करते हैं तो राजधानी साकेत थी और दक्षिणी भाग की श्रावस्ती थी, याद रखिएगा। श्रावस्ती वो स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्ष व्यतीत किए, मतलब काफी लंबा समय जो गौतम बुद्ध का था वो श्रावस्ती में स्पेंड हुआ था। इस तरीके से प्रश्न बनाए, इसलिए आपको बताती हूं कि पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षा के दिन कहां पर व्यतीत किए हैं? तो श्रावस्ती में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती जो है वो उंगली मार की गुफा के लिए भी फेमस है ना। यहाँ पर उंगली मार नाम का एक आदमी रहता था जो लोगों का अंगूठा काट काट के गले में ऐसे पहन लेता था। तो जब उसकी मुलाकात हुई गौतम बुद्ध से, जब गौतम बुद्ध उनसे मिले तो उनके भी वो उंगलियां काटने जा रहा था, लेकिन फिर गौतम बुद्ध थे वो, तो उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसने छोड़ दिया लोगों को मारना, उंगलियां पहनना काट काट के। तो श्रावस्ती में अगर आप देखेंगे तो वहां पर उंगली मार की गुफा भी मिलती है। कौशल राज्य का प्रतापी राजा कौन था? तो प्रतापी राजा कौन था? प्रसेनजित था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रसेनजित था। यहां पर देखिए, कौशल राज का चरमोत्कर्ष किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो प्रसेनजित। तो जब भी हम कौशल राज की बात करेंगे क्लास, ये जो पॉइंट्स बता रही हूं ये पॉइंट्स आपके खाली प्रीलिम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेंस में जब आप लिखोगे आंसर्स को अपने, ठीक है, वहां पर अगर आपसे महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया तो आपके दिमाग में रहेगा कि जब हम महाजनपद में कौशल की बात करते हैं, कौशल आपका अवध क्षेत्र हो गया, अवध क्षेत्र की जो राजधानी थी वो आपकी साकेत थी और श्रावस्ती थी। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने कई वर्ष व्यतीत किए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जब हम बात करते हैं कौशल की तो वहां पर जो एक राजा था, मतलब जो प्रतापी राजा था, प्रसेनजित था वहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम वत्सराज की बात करते हैं। जब वत्सराज की हम बात करते हैं तो प्रयागराज वाला क्षेत्र आपका आ गया, इलाहाबाद, प्रयागराज, बांदा तक ये आपका विस्तृत क्षेत्र था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो वत्सराज की राजधानी क्या थी? तो कौशंबी थी, याद रखिएगा। वत्सराज का सर्व प्रमुख राजा कौन था? तो उदयन था, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलो मगध राज की बात करते हैं। तो मगध तो आप सभी को पता है, हम लोग बिहार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, दक्षिणी बिहार, पटना और गया जनपद की। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगृह और गिरिब्रज, याद रखिए, गाय। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं जो बताते हुए चल रही हूं। अब अवंती राज्य की हम बात करते हैं तो ये आपका मालवा वाला क्षेत्र आ गया, पश्चिमी और मध्य मालवा वाला क्षेत्र। ठीक है, अवंती राज्य की जो राजधानी थी तो याद रखिएगा, जब हम उत्तरी अवंती की बात करते हैं तो उज्जैनी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं दक्षिणी अवंती की तो महिष्मती। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिणी अवंती की महिष्मती। गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा कौन था? प्रगोद था। ठीक है, और उसे कौन सा रोग हुआ था पूछा जाता है, तो उसे पांडु रोग हुआ था। और पांडु रोग जब राजा प्रगोद को हुआ था तो किस राजा ने अपने राजवैद्य को उसके पास भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था, और उस राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक था। ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बता रही हूं, यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलो क्लास कहीं पर भी अगर ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या मैम आंसर्स बहुत जल्दी बता देती हैं, वीडियो को पॉज कर लिया करिए। ठीक है, एक दो बार सुन लिया करिए, याद हो जाएगा। रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, उतनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी होगी। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिए क्लास कि आपको हर दिन अपनी पढ़ाई को 1% बेटर करना है। ठीक है,
हर दिन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है बस, और रिवीजन ज़्यादा करना है। रिवीजन पे ज़रूर फोकस करिएगा आप लोग। हम लोग गलती क्या करते हैं, ढेर सारी बुक ले आके रख लेते हैं और ढेर सारी बुक लाने के बाद पढ़ते एक भी बुक नहीं है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और रोज थोड़ा नया नया पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालाइज करिए, उसके बाद जहां पर भी कमी है उसको इंप्रूव करिए। क्लास थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, बस ये चीज याद रखिए, सुधार करना जीवन में बहुत जरूरी है। गलतियां हम ही करेंगे, मनुष्य हैं, एरर हम ही से होता है, ठीक है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना भी बहुत ही आवश्यक है। अब गलती का नाम बोल दिया तो ऐश्वर्या मैम को एक चीज और याद आ गई, आप लोगों को बता दूं। देखो, मैंने डिस्कस किया है जीएस का मेंस का पेपर, आरओ का, ठीक है, 1 मिनट का समय देना क्लास। आरओ का जीएस का मेंस का पेपर डिस्कस किया गया है। वहां पर एक प्रश्न है चार्टर एक्ट से रिलेटेड, चार्टर एक्ट 1813 से रिलेटेड, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में जो मतलब जो प्रिंटिंग जो हमारे कोचिंग की तरफ से जो वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, उसमें इंग्लिश वर्जन में लिख दिया गया है कि 1 लाख ईयरली अलॉटमेंट किया गया था एजुकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत, जो कि बिल्कुल सही है। ईयरली 1 लाख अलॉटमेंट किया गया था एजुकेशन सिस्टम के लिए चार्टर एक्ट 1813 में। लेकिन जो पेपर आपका है उसमें ईयरली नहीं लिखा है, उसमें मंथली लिखा है, ठीक है, और मंथली अगर लिख दिया तो गलत हो गया। और अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपने पढ़ा चार्टर एक्ट 1813 की बात की गई है और यहां पर मंथली लिखा है, तो 1 लाख मंथली 1813 में एजुकेशन सिस्टम के लिए ब्रिटिशर्स अलॉट करेंगे? नहीं करेंगे, तो वो गलत है, ठीक है। आप प्रेशर में रहोगे तो वो ध्यान नहीं दोगे, वहां पे मंथली लिखा है, और जो मैंने डिस्कस किया है उसमें एनुअली लिखा है, इस वजह से उसको मैंने सही करवा दिया है, उसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है। 1-2 बच्चों ने कमेंट में लिखा भी है, इसीलिए मैंने आपको टेस्ट में बता भी दिया है। और जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट देखते हैं, उन्होंने अगर उस टेस्ट को नहीं देखा, उस एग्जाम के पेपर को नहीं देखा जीएस के, तो जाके देखो पहले आरओ के जो जीएस का मेंस का पेपर हुआ उसको देखो और बताओ कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पास्ट ईयर्स के पेपर जरूर लगाया करो क्लास। एक चीज मैं आपको बोलूंगी, मैं टेस्ट के समय जो भी आपको एडवाइस देती हूँ ना, एकदम सोच समझ के देती हूँ। ऐसा मत सोचा करो कि ऐश्वर्या मैम ऐसे ही बस दे देती है एडवाइस। पास्ट ईयर्स के पेपर्स लगाया करो। कोई आपसे कुछ भी कहे कि नहीं पूछा जाता, अरे पूछा जाता है, और हो सकता है आप ही वाले एग्जाम में पूछ ले। मैं तो पेपर बना नहीं रही हूं, या कोई और फैकल्टी तो बना नहीं रहा है जो आपको पढ़ाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन नहीं रिपीट करेगा? अगर नहीं रिपीट करेगा तो ठीक है, हो सकता है ना रिपीट करे, तो उस एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी लोग अपीयर हो रहे होंगे किसी के लिए नहीं रिपीट करेगा। लेकिन अगर रिपीट कर गया तो सोचो कितने स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे चले जाएंगे। तो आप अच्छे वाले में रहो ना, क्यों बुरे वाले में बनना है? तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जरूर लगाया करो, संजीवनी है आप लोगों के लिए, मेंस प्रीलिम्स सबके लिए, ध्यान रखिएगा ये चीज। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न पे, नहीं तो अभी आप लोग कहोगे कि मैम लेक्चर बड़ा हो गया। शासक और मंगोल आक्रमणकारियों के नाम दिए गए हैं और आपको सुमेलित करना है, तो ध्यान देना। जब हम इल्तुतमिश की बात करते हैं, बहराम शाह की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, तो ध्यान दीजिएगा इल्तुतमिश के समय कौन आया था? चंगेज खान आया था, ए का फर्स्ट हो जाएगा। बहराम शाह के समय तैयार बहादुर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय कादर खान, मोहम्मद बिन तुगलक के समय तरमा शरीन। तो यहां पर आपका ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ होगा। एकदम सही मैच है, उत्तर को टिक लगा लो, बी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 2 3 4, ठीक है। आगे बढ़े क्लास, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगम वंश से संबंधित नहीं था? संगम वंश से संबंधित नहीं था, बताओ। बुक्का, देवराय, प्रथम, इमानी, नरसिंह या मल्लिका अर्जुन? तो यहां पर कौन संगम डायनेस्टी से संबंधित नहीं है? इमाड़ी नरसिंह, याद रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है। कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं प्रश्नों को। हम इमाड़ी नरसिंह की बात करते हैं तो ये सालुक वंश से संबंधित था, ध्यान रखिएगा, सालुक वंश से संबंधित था। अब यहां पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को जल्दी से रिवाइज करते हैं संगम वंश से रिलेटेड। तो चलो ध्यान देना, संगम वंश के प्रारंभिक शासकों की जानकारी कहां से मिलती है?
पूछा जा सकता है प्रश्न। ये जो प्रारंभिक शासक थे उनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वेगर, वेलेंसी दानपत्र और चित्रकूट अनुदान पत्र से। ठीक है, याद रखिएगा। विजयनगर में शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? विजयनगर साम्राज्य में जो पहला राजवंश कौन था? संगम। ठीक है, संगम वंश था। संगम वंश था, याद रहेगा ना। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1336 में। और किसे श्रेय जाता है? हरिहर और बुक्का को। कई बार परीक्षा में प्रश्न बना है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का था। ठीक है, फिर देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पूर्व हरिहर और बुक्का किसकी सेवा में थे? तो काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के, ठीक है, सेवा में ये थे। काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था? संगम था, इस वजह से। ठीक है, पूछा जा सकता है जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो पूछा जा सकता है कि संगम वंश के नाम से क्यों जाना जाता था हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित साम्राज्य को। तो आप याद रखिएगा, इस राज्य को उनके पिता के नाम से जाना जाता था, और इनके पिता का नाम, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। हरिहर बुक्का किसके समय में थे? याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। दूसरी चीज याद रखिएगा कि हरिहर और बुक्का किसके राज्य में थे? ठीक है, किसकी सेवा में थे ये? तो ये काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के शासन में थे। ठीक है, उनके सेवक थे। बाद में ये अपने संगम वंश की स्थापना करते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? कई बार पूछा जाता है कि इनके गुरु का क्या नाम था, तो याद रखिएगा विद्यारण। ठीक है, हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म से पुनः हिंदू धर्म किसने दीक्षा दी थी? तो संत विद्यारण ने। ठीक है, यही इनके गुरु थे, और इन्हीं के उससे मतलब इन्हीं के टीचिंग से या इन्हीं के मदद से इन्होंने फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। ठीक है, और पुनः इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। किस संत ने विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान दिया था? तो श्रृंगेरी के विद्यारण ने। ये याद रखिएगा। देखिए, सेम ही प्रश्न है, अलग अलग तरीके से पूछा गया। एक जगह पूछ लिया गया है किसके प्रभाव में आकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, दूसरे में पूछ लिया गया है किसने इन्हें इस्लाम धर्म से पुनः हिंदू धर्म में दीक्षा दी थी। ठीक है, और तीसरे में पूछ लिया गया है किस संत के आशीर्वाद से या सहायता से, वरदान से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विद्यारण। वही सेम प्रश्न है। विजयनगर राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना। मदुरा विजय किसने की थी? बुक्का प्रथम ने। विजयनगर के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो बुक्का प्रथम ने। याद रखिएगा, मदुरा विजय किसने की थी? बुक्का प्रथम ने। और किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? बुक्का प्रथम ने। विजयनगर के शासकों में किसने चीन में राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। विजयनगर के किस शासक के समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष की शुरुआत हुई थी? तो हरिहर प्रथम के समय में। क्लियर है ना क्लास? चलो फिर देखो, विजयनगर शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो वो हरिहर द्वितीय था। हरिहर द्वितीय ने अपने एक शिलालेख में बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया है। यह शिलालेख कौन सा था? तो चंद्रायपट्टन शिलालेख। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने फिरोज शाह बहमनी को पराजित किया था? तो देवराय प्रथम ने फिरोज शाह बहमनी को पराजित किया था। सोनार की बेटी कई बार पूछा गया, नामक युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, देखो दोनों प्रश्न हैं। एक में पूछा गया विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने फिरोज शाह बहमनी को पराजित किया था? तो आपने बताया देवराय प्रथम ने। अब यहां पर याद रखिएगा, देवराय प्रथम ने सोनार की बेटी नामक युद्ध में फिरोज शाह बहमनी को पराजित किया था। याद रहेगा? ठीक है। विजयनगर के किस शासक को अपनी पुत्री का विवाह बहमनी के शासक फिरोज शाह से कराना पड़ा था? तो देवराय प्रथम को। ठीक है, विजयनगर के किस शासक को अपनी पुत्री का विवाह बहमनी के शासक फिरोज शाह से कराना पड़ा था? देवराय प्रथम को। ठीक है, फिर देखिए, विजयनगर के किस राजा ने तुंगभद्र नदी पर बांध बनवाकर अनेक नहरों का निर्माण कराया था? देवराय प्रथम थे वो।
क्लियर है क्लास? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एक चीज नोटिस करिए कि बुक्का प्रथम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, फिर देवराय प्रथम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विजयनगर राज्यों में किसने मुसलमान लड़ाकों को सेना में भर्ती करना आरंभ किया था? तो मुसलमान लड़ाकों को सेना में भर्ती करना किसने प्रारंभ किया था? देवराय प्रथम ने। विजयनगर राजाओं में सर्वप्रथम किसने अश्वसेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे? तो वो भी देवराय प्रथम थे। विजयनगर के किस शासक ने गजबेटकर की पदवी धारण की थी? देवराय द्वितीय ने। ये याद रखिएगा, गजबेटकर की पद्धति जो थी वो किसने धारण की थी? देवराय द्वितीय ने। अभी मैंने आपको बताया महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने। ये याद रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम ने। तो चलो जल्दी से बोलो, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की बात करेंगे तो बुक्का प्रथम, नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? हरिहर द्वितीय ने, नोट कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, गजबेटकर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी पदवी? तो देवराय द्वितीय द्वारा। विजयनगर के किस राजा को इमाडी देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को कहा जाता है, ठीक है ना क्लास? बार बार चीजों को रिवाइज कराऊंगी तो याद हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, संगम पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। साउथ इंडिया की जो डायनेस्टीज हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं, तो आप चिंता नहीं करेंगे, मैं आपको याद करा दूंगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बताते हुए चलूंगी, याद होता हुआ चलेगा, ठीक है। चलो, विद्रोह और नेता देख लो। एक तरफ विद्रोह दिया गया है, दूसरी तरफ नेता के नाम दिए गए हैं। तो चेंचू विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कौन था? मोतीलाल तेजावत, ठीक है, नेता थे, ठीक है, चेंचू विद्रोह में। फिर उसके बाद रामोसी विद्रोह की हम बात करते हैं, कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा चित्तर सिंह। खोंड विद्रोह की बात करेंगे चक्र बिसोई। खासी विद्रोह की बात करेंगे तीरथ सिंह, ठीक है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ठीक है। विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं तो याद रखना, ए आपका सही उत्तर है। चेंचू विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो ये 1921 से 22 के दौरान हुआ था। इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। चेंचू, मोतीलाल, ठीक है, चेंचू चेंचू करके याद कर लेना, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। फिर उसके बाद या दूसरा रामोसी विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये कई चरणों में हुआ था रामोसी विद्रोह, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर नेता का नाम देख लीजिए, नेता चित्तर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर, ठीक है। खोंड विद्रोह 1832 से 1856 तक चला और यहां पर याद रखिएगा इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई ने। फिर उसके बाद खासी विद्रोह 1828 से 1833 तक चला और यहां पर सरदार तीरथ सिंह थे। क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न पे। छठवें प्रश्न को देखिए, भारतीय आधुनिक इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा के चुनाव, इटली की घोषणा, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए। अच्छा क्लास, ये तो समझ में आ रहा होगा, आपका इटली का अनाउंसमेंट तो बाद में हुआ था, इटली डिक्लेरेशन, उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया, भारत का विभाजन हुआ, भारत को स्वतंत्रता दी गई, ठीक है, पाकिस्तान और भारत बना। ये चीजें तो आपको पता होगी, तो बाद में होगा ये, ठीक है। यहां पर इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, केस अगेंस्ट द आजाद हिंद फौज। 1942 में आजाद हिंद फौज आपकी बनी है। 1945 में आजाद हिंद फौज पे मुकदमा चला है दिल्ली में। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। अगर हम स्थापना की बात करें आजाद हिंद फौज की, तो 1942 में किसके द्वारा स्थापना की गई है? कैप्टन मोहन सिंह का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। बाद में जो पुनर्गठन हुआ है 1943 में, किसके नेतृत्व में बताइए? तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। हम बात कर रहे हैं आईएनए की बात हम कर रहे हैं, आजाद हिंद फौज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ नारा इंपॉर्टेंट था, जैसे दिल्ली चलो, ठीक है, युद्ध घोष, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा भंग करने के कारण नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा दायर किया गया था। ये चीज हम देखते हैं जहां पर जब बात हुई है कि भारत को अपनी जो भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए, ट्रांसफर ऑफ पावर। फिर उसके बाद होता है कि चलो ठीक है, विभाजन होगा, माउंटबेटन प्लान आता है, विभाजन होता है भारत का। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। इसमें अगर आप देखें
तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 और भारत का विभाजन स्वतंत्रता 1947। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा क्लास, पहले जब एटली डिक्लेरेशन हुआ था, ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपको बताने वाली, जब एटली डिक्लेरेशन हुआ था तो उसमें क्या बोला गया था कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारत को सत्ता हस्तांतरित करेगी। ठीक है, भारत में सत्ता उत्तरदायी भारतीय सरकारों को दी जाएगी, यदि सहमति नहीं बनी तो सत्ता ऐसा प्राधिकरणों को दी जाएगी जिन्हें ब्रिटिश सरकार उपयुक्त समझे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको पता है 1948 30 जून की बात की गई थी, लेकिन भारत का विभाजन पहले ही हो गया और भारत को स्वतंत्रता भी पहले मिल गई। ध्यान में रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय सीमा पहली बार स्पष्ट की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण की औपचारिक शुरुआत हुई। इसके बाद माउंटबेटन को वाइसरॉय नियुक्त किया गया मार्च 1947 में, और माउंटबेटन योजना 30 जून 1947 और भारत का विभाजन व स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हुआ। ये चीज आपको पता है। ठीक है, यहां पर लेकिन आपको बस एक चीज याद रखनी है कि बोला कौन सा टाइम गया था, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। थोड़ा सा हो सकता है अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं तो 1948 1947 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एटली प्लान जो है वो 20 फरवरी 1947 को आया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एटली डिक्लेरेशन जो है, ठीक है, एटली अनाउंसमेंट जो है वो आपका हुआ है 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, जिसमें बोला गया था कि 30 जून 1948 के पहले भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। लेकिन आपको पता है जब हम माउंटबेटन प्लान की बात करते हैं तो माउंटबेटन प्लान जो है वो आपका कब आ गया है, जून 1947 में। ठीक है, और माउंटबेटन प्लान के तहत जो विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दे दी गई। ये चीज ध्यान में रखिएगा क्लास, जो बताई हूं महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, अंतरिम सरकार का गठन 20 सितंबर 1946 को हुआ है। ठीक है, एटली डिक्लेरेशन 2 सितंबर 1946 को हुआ है। एटली डिक्लेरेशन 20 फरवरी 1947 को हुआ है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे संविधान सभा का चुनाव जो हुआ है वो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना क्लास, तो सी आपका सही उत्तर है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े। सातवें प्रश्न को देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मथुरा में किसके द्वारा किया गया था? तो मथुरा में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? देवी सिंह के द्वारा किया गया था, कि गजाधर सिंह के द्वारा, या फिर कदम सिंह के द्वारा, या फिर जय दयाल सिंह के द्वारा? तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर जो आपका सही उत्तर है, जब हम मथुरा की बात करते हैं तो यहां पर नेतृत्व देवी सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, जब हम गजाधर सिंह की बात करते हैं तो इन्होंने गोरखपुर में नेतृत्व किया था। नोट कर लीजिए, 1857 के विद्रोह की जब हम बात करते हैं मथुरा में तो किसके द्वारा किया गया था, बताइए? देवी सिंह द्वारा। जब हम बात करते हैं गजाधर सिंह की तो इन्होंने गोरखपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कदम सिंह ने मेरठ में किया था, और जय दयाल और हरदयाल ने राजस्थान के कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आठवें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। दूसरा दिया गया है, राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकता है। ठीक है, तीसरा दिया गया, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहां पर बताइए, जितने भी आपके मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं? बिल्कुल सही है, ये याद रखिएगा। जितने भी मनी बिल होते हैं वो आपके फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं। ठीक है, कोई फाइनेंशियल बिल आपका मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राज्यसभा में अमेंड द फाइनेंस बिल, बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है अगर किसी भी तरीके का संशोधन करना चाहे तो वो फाइनेंस बिल में कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब मनी बिल की बात आती है तो मनी बिल में राज्यसभा के अधिकार जो है वो कम हो जाते हैं। खाली 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा को कि आप इसको स्वीकार करिए, नहीं तो वापस करिए। ठीक है, 14 डेज वाला प्रोविजन आ जाता है, याद रखिएगा।
दी फाइनेंस बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ये आपका गलत है, ठीक है। मनी बिल जो है वो खाली आपका इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं मनी बिल की, जब हम बात करते हैं धन विधेयक की, तो यहां पर शक्तियां किसके पास ज्यादा है, लोकसभा के पास ज्यादा है राज्यसभा के कंपैरिजन में। मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं ये स्पीकर डिसाइड करेगा। मनी बिल जो है वो खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और 14 दिन के लिए वो राज्यसभा के पास जा सकता है कि आप इसको देख लीजिए, कोई एडवाइस देनी है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रोक पाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, खाली 1 और 2 आपका सही है, तीसरा जो है वो आपका गलत है, ठीक है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वित्त विधेयक को दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, फाइनेंस बिल, ठीक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु वित्त विधेयक को राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है, तो वो तो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह आपका रहेगा। चलो 9 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आर्टिकल 99 में ओथ टेकिंग बाय मेंबर्स की बात की गई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पार्लियामेंट सेक्रेटरीट की बात 100 में की गई है, नहीं, 100 में तो कास्टिंग वोट की बात की गई है ना, कि जब टाई होती है तो उस समय कास्टिंग वोट किसके, मतलब कौन स्पीकर देगा, ठीक है। 106 में सैलरी की बात की गई है, अलाउंसेस की बात की गई है, सही है। 108 में मीटिंग ऑफ बोथ जॉइंट सेशन की बात की गई है, बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है, बी आपका गलत है, ठीक है। आसान प्रश्न है, बी आपका गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 100 के एक क्लॉज 1 में लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करता है जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष व विपक्ष पक्ष दोनों के जो वोट होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अपोजिशन पार्टी और जो पार्टी पावर में है, अगर कहीं कभी वोटिंग कराई गई और टाई हो गया तो उस केस में जो कास्टिंग वोट होता है वो किसके पास होता है, स्पीकर के पास होता है, तो वो तब अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है जब टाई की कंडीशन होती है। आगे बढ़े। 10वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को आपको चुनना है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना होगा। दूसरा है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, जब भी हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में आपका पेश किया जाता है, तो ये आपका गलत हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए, लोकसभा होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द लोकसभा शैल बी 50, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है यहां पर। तो क्या पूछा गया है, कथन, सही कथन को चुनिए, तो बी आपका सही होगा, ठीक है। ए आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। मैंने आपको बता दिया, अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 में अगर हम देखेंगे तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है, तो वही चीज यहां पर लिखा गया है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, वो खाली लोकसभा में ही आपका पेश किया जाता है, और अगर वो पारित हो जाता है तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो 11वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति द्वारा पारित अध्यादेश न्यायिक समीक्षा से परे है, ठीक है। ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 आपको पता है, ऑर्डिनेंस की बात की जाती है, तो राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस पास करता है इट इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू बोला गया है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया ना आपको, ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है आर्टिकल 123 के तहत। The president can withdraw an ordinance at any time, ठीक है। The ordinance are issued on issues on which parliament can legislate, ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जाता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, उन्हीं मुद्दों पर ही खाली राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और जब आपके हाउसेस सेशन में नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो अध्यादेश जारी करने की जो पावर है, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर जो प्रेसिडेंट के पास है, इट इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, ये आपका गलत है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा होती है, ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। असत्य पूछा गया था,
ठीक है क्लास, यहां पर ध्यान रखिएगा। कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति के संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय पे न्यायालय में इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम देखें अमेंडमेंट 38 अमेंडमेंट की अगर हम बात करें 1975 के, तो द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश पर राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और मान्य होगी तथा इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। यह किसमें कहा गया था? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में कहा गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें क्या बोला गया? इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। उसमें बोला गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती देने की व्यवस्था कर दी गई, मतलब जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये कर दिया गया। ये याद रखिएगा, जो पॉइंट्स बता रही हूं महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, यहां पर राज्य दिए गए हैं, विधानसभा की संख्या दी गई है। तो मध्य प्रदेश में 230 है, तमिलनाडु में 234, कर्नाटक में 224, गुजरात में 182। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास, आगे बढ़े। 13 प्रश्न को देखिए, आपको बताना है भाखड़ा नांगल बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है आपका। यह बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इस बांध के पीछे बने जलाशय का नाम स्वामी रामतीर्थ सागर सरोवर है। आपको क्या बताना है यहां पर कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ध्यान दीजिएगा, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है यहां पर। तो बताइए क्या आपका सही उत्तर होगा यहां पर? ठीक है, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, सी आपका सही है, वो फॉल्स है, असत्य की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय बांध में अगर हम देखें तो ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा और नांगल दो स्थानों पर इसे बनाया गया। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। जो पहला स्टेटमेंट आपका दिया है वो गलत है। इस बांध के पीछे जो आपका सागर का नाम है वो है गोविंद सागर। ठीक है, और गोविंद सागर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। स्वामी रामतीर्थ सागर सरोवर टिहरी बांध के पीछे निर्मित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगना के संगम पर निर्मित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत था। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? चलिए, कहीं पर भी अगर ऐसा लगता है कि मैम आंसर जल्दी बता रही हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है यहां पर। In ultra mega power project, the generation capacity of each plant is up to 2000 megawatt. Reason दिया गया ultra mega power project is coal based project. ठीक है, जब हम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कोयला आधारित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया कैपेसिटी जो है वो अप टू 2000 मेगावाट है, ये आपका गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका डी होगा। आप लोग इंग्लिश हिंदी जिस भी माध्यम में पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2000 मेगावाट की जगह 4000 मेगावाट होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ आपके मेगावाट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो गुजरात में मुंद्रा, कर्नाटक में तादरी, तमिलनाडु में चेरूर, मध्य प्रदेश में सासन, छत्तीसगढ़ में अलकतारा और खेमिया और आंध्र प्रदेश में न्यूनीपल्ली आदि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। 15 प्रश्न को देखिए, ब्लैक सॉइल के लिए पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश में काली मृदा का विस्तार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको समझ में आ रहा होगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जब हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो हम डेक्कन प्लेटू वाले रीजन की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं ना। महाराष्ट्र, ये आप देखो, गुजरात वाले रीजन में, मध्य प्रदेश वाले रीजन में काली मिट्टी पाई जाती है। ये किस चीज के लिए आपकी जानी जाती है काली मिट्टी? यहाँ पर याद रखना कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, कॉटन यहाँ पर उगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट क्लास, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है ए। ठीक है, सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है। क्लियर, आगे बढ़े।
चलिए 16 क्वेश्चन, सौर मंडल के ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। तो सत्य कथन बताइए, प्लेटो से रिलेटेड है यहाँ पर। तो आकार में सबसे छोटा ग्रह मंगल है, बृहस्पति, शनि, शुक्र और बुध आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट बताना है क्लास, ध्यान दीजिएगा। ट्रू स्टेटमेंट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट आपका मार्स है क्या? जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मरकरी आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। दोनों यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट आपके गलत है, यहां पर कोई सही नहीं है। तो डी आपका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है, क्रमशः इस प्रकार है आकार में, आकार की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। और सबसे बड़ा ग्रह अगर हम बात करें आकार में कौन सा है, तो वो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो बुध है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कौन से आपके इंटीरियर ग्रह हैं, इंटीरियर प्लैनेट्स हैं, तो इसमें आपको याद रखना बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को शामिल किया जाता है आपके एक्सटीरियर प्लैनेट्स में, एक्सटीरियर, ठीक है। और इंटीरियर प्लैनेट्स में आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। चलो, ऐसा प्रश्न वैसे नहीं पूछेगा जहां तक उम्मीद है, लेकिन दिया था तो डिस्कस करना कर्तव्य बनता है। अब मॉनसून जलवायु प्रदेश का विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री, ठीक है, के मध्य पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा भिन्नता देखने को मिलती है। तो आपको बताना है सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए। एक्सटेंशन आपका 30 डिग्री टू 45 डिग्री है। देयर इज अ वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दिस क्लाइमेट रीजन, सही है, आपका डी सही उत्तर होगा, वो आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, जब हम मॉनसून क्लाइमेट की बात करते हैं तो इसका जो आपका विस्तार है वो 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य है, ठीक है, 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य। और यह जल प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में आता है, ट्रेड विंड की पेटी में आता है। इसमें हवाएं 6 महीने सागर से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती है, ये याद रखिएगा। 18वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग। जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, पूछा गया है। इराक, ईरान, लेबनान और सऊदी अरेबिया। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा क्लास। लेना हो तो आप ले सकते हैं। क्लास में हम लोग बस इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आपसे मिलेंगे। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है ईरान, तो बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थोड़ा सा काम है तो अर्जेंट है, तो उसको कंप्लीट करते हैं पहले। यहाँ पर आपका सही उत्तर बी था। तो अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे क्लास नए प्रश्नों के साथ। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। और मॉक टेस्ट जो है वो आपका रेगुलर चलेगा, लेकिन बीच बीच में 1-2 दिन का गैप हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होया करिए। जैसे कल अभी मेंस का रिजल्ट निकला तो स्टूडेंट्स के कॉल आने लगते हैं या परेशान रहते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा जो क्लासेस होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। उसके पहले आपको पता ही है कि जीएस का जो पेपर हुआ था उस पर पूरा ध्यान दिया गया था, इसलिए वो लेक्चर अपलोड किया गया था। तो बीच में अगर एग्जाम्स होते हैं तो उसके पेपर्स अपलोड करने के समय हो सकता है मॉक टेस्ट ना होता हो, लेकिन कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होया करिए। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है क्लास, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच क्लास। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।